मेरा एक स्टूडेंट केवल 19 मार्क्स स्कोर कर रहा था लीगल सेक्शन में, इवन बहुत पढ़ाई करने के बाद भी। इस वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा वो सजेशंस मैंने अपने स्टूडेंट को दी एंड जस्ट नेक्स्ट मॉक में ही उसके मार्क्स 29 हो गए 19 से। ये सजेशंस मेरे लास्ट के 10 साल के एक्सपीरियंस से है और ये बहुत डीप एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, बट अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग वेरी गुड इन लीगल सेक्शन। ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से कैसे लीगल सेक्शन की तैयारी स्टार्ट करनी है। फिर चाहे आप लीगल सेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो या फिर आप लीगल सेक्शन के बारे में बहुत जानते हो, दिस सेक्शन विल स्टिल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेकंड बात मैं करूंगा क्या फ्री रिसोर्सेज एंड पेड रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो इस सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए। एंड थर्ड, किल कैसे करना है, टॉपर कैसे बनना है लीगल सेक्शन का। सो स्टार्ट करते हैं टीचर मोड में नाउ। हाय, तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाला है हमारा लीगल सेक्शन, और स्टार्ट करें मतलब ये होने वाला है आपका इंट्रो वीडियो। क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कम इन द लीगल सेक्शन, कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं लीगल सेक्शन के अंदर क्लैट में। सेकंड चीज हम बात करेंगे कि आपको स्टडी कैसे करना है लीगल सेक्शन के लिए। एंड थर्ड चीज, हाउ टू एस द लीगल सेक्शन, किस तरह से तोड़फोड़ कर देनी है इस सेक्शन के अंदर। देखो ये वीडियो बहुत डीप होने वाला है बिकॉज इसमें मैं अपनी जितनी भी 10 साल 11 साल की जितनी भी क्लैट की जर्नी की लर्निंग्स है, उसके बाद भी जितने क्लैट हुए उसकी लर्निंग्स है, वो सब बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बिकॉज मैंने खुद ने लीगल सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करा था, और जितने भी स्टूडेंट्स रहे अभी तक वाइसो लीगल के जिन्होंने भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, उन्होंने क्या करा है आपको पता है। सो पार्ट 1 है द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द लीगल सेक्शन। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं लीगल सेक्शन के अंदर। पहला है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, दूसरा है लीगल जीके बेस्ड। सब समझाऊंगा मैं आपको। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, जहां पे आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है। प्रिंसिपल मतलब एक लॉ दे दिया जाता है, एक चीज आपको दे दी जाती है कि देखो ये लॉ है, ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ो और इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आपको एक लॉ दे दिया जाएगा और फिर आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक फैक्ट दे दिया जाएगा जिसमें आपको वो लॉ अप्लाई करना है, और फिर आपको चारों ऑप्शन में से जो भी राइट है, चारों ऑप्शन कहाँ चले गए, ये है, चारों ऑप्शन में से जो भी राइट है वो सेलेक्ट करना है। अब देखो ये रियल क्लैट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा क्योंकि प्रिंसिपल कितना बड़ा है, तो इससे अच्छा मैं आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रिंसिपल दे दिया कि थेफ्ट क्या होता है, कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कब कमिट होता है, हम कब कहते हैं कि थेफ्ट हो गई है, इस बारे में यहाँ पे बात करी गई, या फिर थेफ्ट होता क्या है इसके बारे में बताया गया। फिर बताया गया कि अमन ने अपने दोस्त रवि को एक मोबाइल फ़ोन दिया टेम्पररी यूज़ करने के लिए। मतलब लेट्स से आप रवि हो, मैं अमन हूँ, मैंने आपको अपना फ़ोन दिया टेम्पररीली यूज़ करने के लिए, 10-15 दिन यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपने मेरा फ़ोन वापस से लौटाया ही नहीं। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि मेरे को मेरा फ़ोन लौटाओ, बता आपने कभी लौटाया ही नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, मैं आपके घर पे आया और छुपके से अपना फ़ोन वापस से लेके चला गया। तो अब बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट मुझे आंसर करना है कि क्या ये चोरी थी या फिर नहीं थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल एंड फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। तो आंसर क्या होगा, आपको इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आंसर करना है। रीड करो और आंसर करो कि चारों में से क्या ऑप्शन राइट होगा बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। आपको बाहर का नॉलेज यूज नहीं करना है, केवल इस प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई करते हुए आंसर करना है। पॉज। तो आंसर होगा इसमें थेफ्ट कमिट करिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करना है। आपको आंसर भी वहाँ पे मिल जाएगा, आपको जाके वहाँ पे कमेंट करना है। ओके, तो ये हो गया आपके पहले टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है, फिर आपको एक फैक्ट दे दिया जाता है जैसे यहाँ पे दिया गया, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करना है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके लीगल जीके बेस्ड, जो क्लैट 2026 में अच्छे खासे आस्क करे गए थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी दुनिया में लीगल हो रहा है कुछ, मतलब कोई नया जजमेंट आया है, कोई नया ऑर्डर आया है, कोई नया लॉ आया है, उसके ऊपर एक पैसेज दे देंगे और फिर उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे ये एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के ऊपर। तो इस जजमेंट में बोला गया था कि गवर्नर के पास जब भी बिल जाता है तो गवर्नर उन बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, वो नहीं कर सकते। क्या होता है ये बिल वगैरह वगैरह हम किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, बट सिंपल सी बात ये बोला गया है यहाँ पे कि कभी किसी गवर्नर के पास कोई बिल जाता है तो वो बिल को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो फिर एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एक्ट में एक बिल आया था और गवर्नमेंट ने उसको होल्ड करके रख दिया वगैरह वगैरह, तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे एक लीगल बेसिस के ऊपर, एक लीगल जीके के ऊपर, एक लीगल हैपनिंग के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया।
तो ये तो चलो प्रिंसिपल फैक्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आपको एक लॉ दे दिया गया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, आंसर मांग लिया गया। बट बहुत बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि इस जजमेंट का नाम क्या था। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इस जजमेंट का नाम क्या था, ये यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा और आपसे पूछ लीजिए कौन सा जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि गवर्नर को अलाउड नहीं है ऐसे होल्ड करके रखना बिल को। तो ये होते हैं आपके लीगल जी के बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला तो जो आपके सामने आ रहा है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। दूसरा होगा कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि क्या नाम था उस जजमेंट का। यहाँ पे लेट्स से ये दिया गया नहीं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इस केस इस तरह से लिखते हैं। वह फिर से मैं आपको बताता हूँ, कोई भी केस का नाम होता है ना वो इस तरह से होता है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अब स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के खिलाफ केस करा, मतलब दोनों अपोजिट पार्टीज है, तो ये इस केस का नाम था। बट लेट्स से यहाँ पर डैश डैश बनाया हो और आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इस जजमेंट का नाम क्या था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है कि दूसरी तरीके की चीज़ कि यहाँ पे दे रखा हो नाम भी, लेट्स से स्टेट ऑफ तमिलनाडु वगैरह इस तरह से दे रखा हो और फिर भी आपसे नीचे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उस केस का नाम क्या था, तो बस आपको पैसेज में देख के आंसर करना है। तो आपका अप्रोच तो यही रहना चाहिए कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए ये चीज़ें, ताकि आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, सो ये हो गया आपका दूसरे तरीके के क्वेश्चंस, लीगल जी के बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर लीगल सेक्शन, मतलब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, लीगल जी के बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। तो पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में। कैसे तैयारी करनी है वो ये है कि आपको लॉज पढ़ने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब देखो, जो भी प्रिंसिपल्स आपके आते हैं ना वो आते हैं लॉ के ऊपर, मतलब जो भी प्रिंसिपल आपको दिया जाएगा वो हमेशा कोई लॉ ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको लॉज पढ़ने हैं, बेसिक लॉज, ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि मैं तो बहुत ही बड़े बड़े जजमेंट्स पढ़ने लग गया या फिर बहुत ही सब सेक्शंस ऑफ डिफ़िकल्ट एक्ट्स पढ़ने लग गया। वो सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको पर बेसिक लॉज पढ़ने हैं। टॉर्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह पढ़ लो, कंसिडरेशन क्या होता है पढ़ लो वगैरह वगैरह, आईपीसी पढ़ लो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, कुछ एक्ट्स होते हैं ये सब पढ़ लो एंड यू आर इनफ। ओके, कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ोगे आगे बताऊंगा मैं। अब इसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का, देखो पहली चीज़ तो ये कि आपको क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया था क्लैट के अंदर, जहाँ पे आर्टिकल 1G के बारे में बात करी गई है, फिर यहाँ पे आर्टिकल 1A के बारे में बात करी गई है, जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करा गया उसके बारे में बात करी गई है वगैरह, ये प्रिंसिपल था। फिर नीचे एक क्वेश्चन दे दिया और फिर आपसे ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो लेट्स से आपने पहले से ही आर्टिकल 1G पढ़ा हो, आपने आर्टिकल 1A पढ़ा हो वगैरह वगैरह, तो फिर आपको इस पार्ट को रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग क्वेश्चन फास्ट। तो अगर आपको पहले से ही लॉस पता है तो आपको इस पार्ट पर इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, बस आप स्किम थ्रू कर लोगे कि हाँ आर्टिकल 19(1)G लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल 19(1)A लिखा हुआ है, और फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बिल्कुल कम रीडिंग के साथ। तो ये एक फ़ायदा होता है आपका सबसे पहले। और देखो ये एक और आ गया, अब लेट्स से कि प्रिंसिपल इस तरह का आ जाता है आपके सामने, तो फिर आपको पता होगा कि अरे ये तो थेफ्ट की डेफिनेशन है एज पर आईपीसी एंड BNS। तो ये फ़ायदा हो गया आपका कि अगर आपको पता है लॉज पहले से, आपने पढ़ रखे पहले से ही लॉज, याद नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने पढ़ रखे, आपको पता है कि हाँ ये होता है, आपको आइडिया है, तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम कि एक और फ़ायदा क्या होता है। एक और फ़ायदा ये होता है कि आप इंटरप्रेट अच्छी तरह से कर पाओगे लॉ को। मतलब लेट्स से आपके सामने इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज्ड टू बी वॉन ऑन एनी वेजर वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही होगी आपको अगर आपने अभी तक लीगल सेक्शन इतना नहीं पढ़ा है, बट जैसे जैसे आप लॉस पढ़ोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको ये लैंग्वेज ईजी लगने लग जाएगी, बिकॉज आपकी आदत बन जाएगी। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, इट विल हेल्प यू इन इंटरप्रेटिंग लॉ फास्टर। तो जैसे जैसे आप लॉज ज़्यादा पढ़ोगे, आपका ब्रेन फिजिकल चेंजेस लाता है अपने अंदर, मतलब जैसे जैसे आप लॉस पढ़ोगे ना, आपके माइंड में चेंजेस आएंगे, फिजिकली आपका ब्रेन चेंज होगा और आप लॉस को अच्छी तरह से पढ़ना चालू कर पाओगे। तो ये दोनों फ़ायदे हैं लॉज रीड करने के। और क्या बात करी हमने कि किस तरह से प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ रीड करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉ पढ़ोगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से करना है।
कहाँ से पढ़ने हैं लॉस, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो हमारे कोर्स में ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, जहाँ पे हम आपको लॉ पढ़ाएंगे। लाइव लेक्चर्स में भी आपको लॉ पढ़ाया जाएगा। कुछ लॉज आपके ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होंगे, कुछ हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो आपके लिए कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्स में सब लेक्चर कंप्लीट करो। और एक AP भारद्वाज करके बुक आती है, अगर आपको और पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरे को पहले ही कंप्लीट करना है, कोर्स में पढ़ाएंगे उसका वेट नहीं करना है, तो आप ये बुक बाय कर सकते हो। इसमें आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेना। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इस कोर्स में, वो भी मैंने मार्क करके PDF अपलोड कर रखी है, वो आप जाके दे सकते हो। ओके, जस्ट टू लेट यू नो, ये वीडियो मेरे कोर्स से उठाया मैंने, मतलब मेरे कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि लीगल सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैंने कहा कि आप कोर्स से जाके रीड करो, बिकॉज वहाँ पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। इफ यू डोंट नो, आई हैव माई ओन CLAT 2027 एंड 2028 कोर्स, एंड इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। बट जो स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में नहीं है, आप क्या क्या सोर्सेज रेफर कर सकते हो। फर्स्ट वुड बी AP भारद्वाज बुक, जो मैंने अभी पहले ही बताई थी। सेकंड वुड बी YouTube वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स, मतलब आप YouTube पे जाओ और इंडिविजुअली इन टॉपिक्स को पढ़ो। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वीडियोस या फिर कोई ना कोई टेक्स्ट मटेरियल मिल जाएगा, ताकि आप उनसे पढ़ पाओगे। बाकी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनके बेसिस पे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे मटेरियल सर्च करने पड़ेंगे। आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। बाकी इफ़ यू इनरोल इन माई कोर्स, तो आपको एंड टू एंड हर एक टॉपिक के ऊपर कई सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ बैक टू द वीडियो। तो अभी हमने क्या बात करी, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की कैसे तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। अब हम बात करते हैं लीगल GK वाले क्वेश्चंस की किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है वगैरह। तो देखो लीगल GK की कैसे तैयारी करनी है, सिंपल बताऊँ तो डायरेक्ट इसकी बात करता हूँ। तो पहली चीज़ तो लीगल GK की PDF हम शेयर करते हैं अपने कोर्स के अंदर। लीगल वीकली या लीगल बाई वीकली ऐसे करके हमारी PDF से टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते हैं, जो आपका कोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे हफ्ते में केवल 2 PDF शेयर करते हैं, उसमें हम 5-10 न्यूज़ कवर करते हैं। वो आपके लिए अच्छी खासी हो जाएगी, उस पर नज़र रखो। इससे आपकी लीगल GK अच्छी होगी। लीगल में क्या चल रहा है दुनिया में वो आपको पता चलेगा। मंथली लाइव लीगल GK लेक्चर्स होते हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम लीगल GK पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हो GK के लिए, तब भी आपको लीगल GK बहुत सारी मिलेगी, तब पढ़ना है। और लाइव लॉ की वेबसाइट है, लाइव लॉ के ऊपर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। और अगर आप ये देख रहे हो लेक्चर थोड़ा बाद में, तो हो सकता है वो लेक्चर बना भी दिया हो मैंने। लाइव लॉ से पढ़ना है आपको लीगल GK, कैसे पढ़ना है उस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपकी लीगल GK हो जाएगी इससे। ओके, सिमिलर टू अर्लियर, अगर आप कोर्स स्टूडेंट नहीं हो तो लीगल GK स्टडी करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। फर्स्ट इज गो टू दिस ग्रुप ऑफ माई कोर्स। इस ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यस, ये मेरे ग्रुप का कोर्स है, बट इसको मैंने सब स्टूडेंट्स के लिए ओपन रख रखा है। यहाँ हम हर 2 से 3 दिन के अंदर लीगल GK की PDFs पोस्ट करते हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। सेकंड वुड बी करंट अफेयर्स प्लस एडिटोरियल्स। जब आप नॉर्मल GK पढ़ोगे ना, तो जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको लीगल GK भी मोस्टली दे दी जाएगी। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइव लॉ वेबसाइट। लाइव लॉ एक वेबसाइट है लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स के लिए। तो इस वेबसाइट पे 90% चीजें जो आती है, या फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहूंगा 95% जो चीजें आती है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CLAT लीगल GK। तो किस तरह के न्यूज अपडेट्स पे आपको फोकस करना है, जो भी न्यूज अपडेट ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऐसे न्यूज अपडेट्स जो इंटेंसिवली टेक्निकल ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा लीगल लैंग्वेज हो, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। सेकंड, जो जनरल कोर्ट वर्किंग से रिलेटेड ना हो, मतलब जैसे इस कोर्ट ने इस इंसान को बेल दे दी वगैरह वगैरह, ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। एंड थर्ड चीज़, ऐसे न्यूज़ अपडेट जिससे MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक न्यूज़ है लाइव लॉ पर जिसमें कहा गया है प्री कॉग्निजेंस हियरिंग ऑफ अक्यूज मैंडेटरी फॉर PMLA कंप्लायंट व्हेन कॉग्निजेंस टेकन आफ्टर BNSS सुप्रीम कोर्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल भी और ये कोर्ट की रेगुलर फंक्शन से रिलेटेड है, इग्नोर कर सकते हो आप इसे। बट अब ये न्यूज़ जो है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज यूथनेशिया ऑफ रैबिड इनक्यूरेबली इल एंड डेमोन्स्ट्रेबली डेंजरस डॉग्स एज पर स्टैट्यूटरी प्रोटोकॉल। ये CLAT में आस्क करी जा सकती है, बिकॉज पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सेकंड, ये कोर्ट से नॉर्मल वर्किंग से भी रिलेटेड नहीं है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस वे में? इस तरीके से, विच इंस्टीट्यूशन पास द ऑर्डर अलाउिंग यूथनेशिया ऑफ रैबिड एंड डेमोन्स्ट्रेबली डेंजरस डॉग्स in legal and medical context, the term euthanasia refers to and much more. Okay, now back to the video. तो हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात कर ली। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कैसे तैयारी करनी, लीगल GK के लिए कैसे तैयारी करनी। अब एक और चीज़ मैं कहूँगा कि 2020 से 2019, 20, 18 भी मैं तो कह रहा हूँ सॉल्व कर लो। 2018, 19, 20 से अभी तक के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स है सब सॉल्व करो, स्पेशली लीगल GK वाला पार्ट, आई मीन स्पेशली लॉ वाला पार्ट, जो भी 30-40 क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करो। सेकेंड चीज़ है, सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कोर्स एंड अदर सोर्सेज टू।
सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखो, जैसे जैसे आप पढ़ो लॉ को, सॉल्व करना चालू करो क्वेश्चंस को। देखो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपका ब्रेन चेंजेस नहीं लाएगा अपना आपके अंदर, जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है उसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और फिर आप अच्छी तरह से क्रैक नहीं कर पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चंस है कोर्स के अंदर वो सब सॉल्व करो, अदर सोर्सेज से भी सॉल्व करो एंड मच मोर। तो ये दोनों आपको करना है टू बिकम गुड इन व्हाट, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड लीगल जीके, और खुद की प्रैक्टिस के लिए भी। अब हम आ चुके हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू एस लीगल सेक्शन। लीगल सेक्शन को तोड़ना मरोड़ना फोड़ना कैसे है। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एस कैसे करें लीगल सेक्शन को, तो मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि लीगल जीके के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल जीके वाले क्वेश्चन जैसे होंगे, जिसमें आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या है, जिसे आपको जीके में पता होना चाहिए। बट अगर आप प्रिंसिपल फैक्ट में अच्छे बन जाएंगे तो आप प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन में तो अच्छा बन ही पाओगे। बहुत सारे लीगल जीके वाले क्वेश्चन जो प्रिंसिपल फैक्ट के रूप में दिए जाते हैं वो भी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। जैसे हमने अभी गवर्नर वाला देखा था, जिसमें गवर्नर वाली एक चीज़ बता दी कि गवर्नर वाले जजमेंट में ये आया था और फिर एक सिचुएशन दे दी थी, तो वो भी प्रिंसिपल फैक्ट जैसा ही हो गया। सो द फर्स्ट थिंग इज डोंट रीड द प्रिंसिपल फर्स्ट, रेदर रीड द फैक्ट्स और द क्वेश्चंस फर्स्ट। अभी आपको लग रहा हो कि इतनी देर से तो प्रिंसिपल कर रहे थे, अब क्यों बोल रहे हो कि पहले प्रिंसिपल मत रीड करो बल्कि फैक्ट और क्वेश्चंस रीड करो। तो मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल दे रखा होता है, फिर आपको फैक्ट दे रखा होता है, फिर आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, फिर आपको ऑप्शन दे रखा होता है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, या फिर तो क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट फैक्ट रीड करके, मतलब ये पार्ट रीड करके, क्वेश्चन रीड करके डायरेक्ट आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। आपको ये रीड करने की ज़रूरत ही नहीं होती और ये रीड करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका टाइम बच जाता है। मतलब इतना सिंपल होते हैं आपके प्रिंसिपल, तो आपको ये रीड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, आपको पहले से पता होता है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ये रीड करके, इंस्टेंट डायरेक्ट फैक्ट रीड करा, क्वेश्चन रीड करा और ऑप्शन रीड करके बाहर आ जाओ। और दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके के, जहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना बड़ा दे रखा है, समझने में इसको मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें आप जब इसको समझने की कोशिश करोगे, समझने जाओगे, हो सकता है आपको समझ ही ना आए और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी आपको फैक्ट दे रखा है या जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन देख के आपको प्रिंसिपल भी समझ आ जाए। मतलब ये पार्ट देख के, ये क्वेश्चन देख के प्रिंसिपल आपको समझ आ जाए, या फिर आपको प्रिंसिपल रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर पा रहे हो। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो अभी आप पॉज करके इस पार्ट को समझने की कोशिश करो। पॉज करना है आपको और ये वाला पार्ट समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पॉज। ओके, तो आई होप आप समझ पाए, बट नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन रीड करो। पॉज। सो क्वेश्चन रीड करा, आप समझ गए कि क्या हो रहा था यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल है। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर इसका हो जाएगा ए, बिकॉज जब बाईसाइकिल ही नहीं रही तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका वर्ड हो जाएगा, राइट। अभी हो सकता है आपने मिस्टेक वगैरह नहीं पढ़ा हो, बट फिर भी आप इसका आंसर दे पा रहे होगे कि हाँ आंसर ये होना चाहिए इसका। मिस्टेक वगैरह सब आप बाद में पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, राइट। तो जितना डिफिकल्ट ये प्रिंसिपल था उससे तो कहीं ज़्यादा ईजी ये आपका क्वेश्चन था फैक्ट के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और बहुत ही टफ क्वेश्चंस दोनों में डायरेक्ट आपको आना है और आपको जो भी आपके फैक्ट दिए हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, उसको रीड करना है और आंसर सॉल्व करना है, राइट। सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन वेरी इजी इन वेरी डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स देयर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस ऑप्शंस। बट कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको केवल वहाँ पे ही सीक्वेंस फॉलो करना है कि आपको प्रिंसिपल रीड करना है, फिर फैक्ट रीड करना है, फिर क्वेश्चन रीड करना है, फिर ऑप्शन रीड करना है। बाकी हर जगह आप डायरेक्ट फैक्ट रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, ऑप्शन रीड करो और आगे बढ़ जाओ। अब इसका पॉइंट क्या है? द की इज यू शुड लर्न टेस्ट टेकिंग स्किल्स, दीज आर स्किल्स दैट विल मेक यू बेटर इन द एक्चुअल क्लैट। अब ये सब बोलने का पर्पस क्या है? मतलब आप ये भी तो कर सकते थे ना कि हाँ मैं तो हर क्वेश्चन में पहले प्रिंसिपल रीड करूंगा, फिर फैक्ट रीड करूंगा, फिर क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर ऑप्शन रीड करूंगा। ये मुझे बोलने की ज़रूरत क्या है? देखो क्लैट या जो भी IIT JEE जैसे एग्जाम्स जो होते हैं, कैट जैसे एग्जाम जो होता है, उसमें आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब आपको बहुत चीज़ें पता होगी बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है।
ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इसके कारण ही लोग फेल हो जाते हैं क्लैट में। आपको उस टेस्ट में उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट सही तरह से करना आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स ही हेल्प करती है। बिकॉज अगर आपने उस टेस्ट में अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करा तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, नॉलेज है आप में बहुत अच्छा, बट आप में टेस्ट टेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप में टेस्ट टेकिंग स्किल्स नहीं है तो आप अपने नॉलेज को शो नहीं कर पाओगे, नॉलेज को शो नहीं कर पाए तो आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो आपको टेस्ट टेकिंग स्किल्स लर्न करनी है, और ये जो हमने चीज़ सीखी थी ना अभी, वो टेस्ट टेकिंग स्किल के अंदर आता है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज क्रैकिंग क्लैट। आपका गोल क्या लास्ट में? क्लैट क्रैक करना। क्लैट कैसे क्रैक करोगे? जब आप अच्छा टेस्ट दोगे, राइट? तो आपका गोल है क्लैट क्रैक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना। आपका गोल ये नहीं है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है या फिर बहुत नॉलेज रखना है या फिर स्टेप्स फॉलो करने हैं कि प्रिंसिपल रीड करूँगा, फिर फैक्ट रीड करूँगा, फिर क्वेश्चन रीड करूँगा, फिर ऑप्शंस रीड करूँगा। जैसे हमको स्कूल में स्टेप के लिए मार्क्स मिलते थे ना, यहाँ पे आपको स्टेप्स के लिए मार्क नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर आपका सही आया नहीं आया उसके लिए मार्क मिलेंगे। और इसी तरीके से आपको कई सारी ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी मैं आपको बता दूंगा, बट कुछ कुछ आपको खुद को बनानी पड़ेगी ट्रिक्स, जैसे मैंने ये खुद ने बनाई थी। और फिर आपको अपनी टेस्ट टेकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड यू विल बिकम बेटर। तो क्या था ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एसिंग क्लैट, कि किस तरह से आप एस कर सकते हो लीगल सेक्शन को, वो ये था, डोंट रीड द प्रिंसिपल फर्स्ट, रेदर रीड द फैक्ट और क्वेश्चन फर्स्ट, एंड दिस विल हेल्प यू इन 80% ऑफ द क्वेश्चन। 20% क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल रीड करना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आगे हम बात करते हैं। सो दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है अबाउट हाउ टू एस लीगल सेक्शन और द प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन सेक्शन, वो है कि अंडरस्टैंड द की डिटरमाइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल वेन एवर एप्लीकेबल। तो 80% सिचुएशन में क्या हुआ था? 80% सिचुएशन में ये हुआ था कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है, फैक्ट रीड करना और आगे बढ़ना है। अब 20% सिचुएशन जहाँ पे आपको प्रिंसिपल रीड करना है, मतलब जहाँ पे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे आपको बहुत ढंग से रीड करना है। वहाँ पे आपको जो की डिटरमाइनर्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है की डिटरमाइनर्स, इसको बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है। अब आपके मन में आना चाहिए की डिटरमाइनर्स क्या होता है। देखो, की डिटरमाइनर का मतलब होता है वो पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या फिर कह सकते हैं मैं क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उन पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो ये एक क्वेश्चन था क्लैट के अंदर जिसमें सरोगेसी के ऊपर एक पूरा प्रिंसिपल था। ये देखो, ये आपको पूरा प्रिंसिपल है सरोगेसी के ऊपर, मतलब सरोगेसी एक लॉ है, उसके ऊपर आपको एक पूरा प्रिंसिपल दे दिया गया था कि सरोगेसी ये होता है, लॉ में ये कहा जाता है, ये लोग सरोगेसी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। क्या होता है सरोगेसी मैं आपको बताऊंगा आगे। और फिर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि रानी और शिवा की उम्र ये है, इनके इतने बच्चे हैं, ये हुआ, इतने साल की शादी होगी, बताओ ये सरोगेसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अब आपको सरोगेसी के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ना कि सरोगेसी में एलिजिबल होते कौन है। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल रीड करना ज़रूरी है। तो ये उन 20% वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं इसमें आपको प्रिंसिपल रीड करना ज़रूरी होता है। अब जब आप प्रिंसिपल रीड करो तो आपको किस पार्ट पे फोकस करना है? उन पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो इस प्रिंसिपल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले सरोगेसी वगैरह क्या होता है वो समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि किन पार्ट्स पे फोकस करना है। तो देखो, इस पैसेज में बताया गया है कि सरोगेसी is defined by law as a practice whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple। तो सरोगेसी क्या होता है, यहाँ पे भी बोला गया कि जब लेट्स से एक मैन है और एक वुमेन है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है किसी रीज़न के कारण, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, एक अलग वुमेन को लाया जाता है और वो इनका बच्चा बियर करती है, मतलब प्रेग्नेंट ये वुमेन होती है, बच्चा भले ये चाहते हैं बट प्रेग्नेंट ये वुमन होती है। अब कैसे प्रेग्नेंट होती है, एक पूरा मेडिकल प्रोसेस होता है इसके लिए, राइट। तो ये जो सरोगेसी है ना, इस अरेंजमेंट को सरोगेसी कहते हैं, जहाँ पे इनका बच्चा, इन दोनों का बच्चा ये वुमेन बियर करेंगी। कैसे बियर करेंगे, अगेन मेडिकल प्रोसेस होता है पूरा। तो अब हर कोई इस तरह से सरोगेसी नहीं करवा सकता, बल्कि कुछ कुछ कंडीशंस होती है जब आपको अलाउ करेगी गवर्नमेंट इस तरह से सरोगेसी के लिए जाने के लिए। अब वो क्या क्या कंडीशन है वो इस पैसेज में बताया गया। तो बोला गया यहाँ पे कि SRA रिस्ट्रिक्ट्स एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी टू लीगली वेडेड इनफर्टाइल कपल। बहुत ज़रूरी क्या है, पहली कंडीशन कि
लीगली वेडेड इंसान होना चाहिए, कपल होना चाहिए, इन दोनों की शादी होनी चाहिए और लीगली शादी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें इनफर्टाइल होने चाहिए, मतलब इनका बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हो सकता है कि इस वुमेन के एग्स में प्रॉब्लम है या फिर इस मैन के स्पर्म में प्रॉब्लम है, बट इनका बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टाइल है ये। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, दो कंडीशन आ गई, वेडिंग होनी चाहिए, इनफर्टाइल होने चाहिए दोनों। कपल इज डीम्ड एलिजिबल फॉर सरोगेसी ओनली इफ दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। तीसरी कंडीशन क्या गई, 5 साल शादी हो जानी चाहिए, 5 साल से कम है शादी को आपके, आप सरोगेसी नहीं करवा सकते। फिर क्या है, एज लिमिटेशन भी है कपल के लिए, हस्बैंड की एज होनी चाहिए 26 से 55 साल के बीच, वुमेन की एज होनी चाहिए, मतलब वाइफ की एज होनी चाहिए 23 से 50 साल के बीच। दो कंडीशन और लगा दी यहाँ पे। फिर बोला गया कि अगर आपके बायोलॉजिकल और बच्चे हैं, अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो फिर आप नहीं करा सकते, मतलब अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है तो आप फिर सरोगेसी नहीं करा सकते, पर तब करा सकते जब आपका जो बच्चा है वो मेंटली या फिर फिजिकली चैलेंज है या फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से डील कर रहा है। मतलब अगर आपको बच्चा है तो आप सरोगेसी नहीं करा सकते, पर अगर आपको फिर भी करानी है तो तभी करा सकते हैं जब आपके बच्चे को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, या फिर उसको कुछ बहुत ही बुरी बीमारी हो रही है जिससे डेथ हो सकती है। फिर उसके बाद और भी कुछ चीज़ें बताई गई है कि सरोगेट मदर जो है, जो मदर है जो बच्चा बियर करेगी, जो प्रेग्नेंट होगी, वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए कपल की। ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से गाँव से किसी औरत को बुला दिया, गरीब औरत को, ये नहीं करा सकते। हो सकता है ना ये भी कि दोनों लोग इस औरत को पैसा दे देंगे कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, हमारा बच्चा बियर कर ले, ये अलाउड नहीं है। और क्या चीज़ बोले कि अब वो जो वुमेन है वो भी मैरिड होनी चाहिए, उसका भी बच्चा खुद का होना चाहिए, उसकी एज 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसने भी एक बार सरोगेसी करा रखी हो, मतलब एक बार ऐसे किसी और के लिए कर रखा हो काम, तो हाँ ठीक है कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर है, मतलब लेट्स से 2 बार उसने ऐसा काम कर रखा है किसी और के साथ, तो फिर वो नहीं कर सकती। एक बार ऐसा कुछ काम कराओ तो अलाउ कर सकते हैं। अब इसमें भी फिर बोला गया है कि कमर्शियल सरोगेसी बैंड है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पैसे दे के किसी से करा रहे हो, वही बात आ जाती है। फिर सरोगेट मदर कैन नॉट बी गिवन पेमेंट्स वगैरह वगैरह, पैसे नहीं दे सकते आप सामने वाले इंसान को। फिर ये हो गया आपकी सारी कंडीशन। तो देखो, अगर आपने अभी ये प्रिंसिपल रीड नहीं करा होता तो आप क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? कोई से भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो वो 20% प्रिंसिपल्स के अंदर आपका ये वाला प्रिंसिपल आ जाता है। अब इसमें जो मैंने कहा है, क्या कहा है मैंने स्टार्टिंग में, अंडरस्टैंड द की डिटरमाइनर्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो आपको इस प्रिंसिपल में किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? की डिटरमाइनर क्या है? क्या ऐसी चीज़ है जो इस प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? वो है आपकी जो कंडीशंस थी, जैसे लीगली वेडेड होना चाहिए, इनफर्टाइल इंडियन कपल होना चाहिए वगैरह वगैरह। और फिर भी मैं बताऊँ तो ये देखो, ये सब चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से इन पे होना चाहिए। अगर आपने इनको सही तरह से नोट डाउन नहीं करा, इनको अच्छी तरह से समझा नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाएंगे। अब आपके मन में आना चाहिए कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि कब हमको क्वेश्चन फर्स्ट रीड करना है, कब हमको प्रिंसिपल फर्स्ट रीड करना है, एंड सो ऑन। तो देखो, द आंसर इज यू शुड ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व कॉन्फिडेंटली देन वेरी गुड। तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले आपको क्वेश्चन जाके फैक्ट जाके ही रीड करना है और सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा। बट लेट्स से आपको क्वेश्चन रीड करके लगता है कि नहीं यार ये तो बिना प्रिंसिपल के नहीं सॉल्व करा जा सकता, जैसे सरोगेसी वाले क्वेश्चन में, तो फिर आप जाके प्रिंसिपल रीड कर लो, ठीक है। बट नेवर स्टार्ट विद द प्रिंसिपल। बट कभी भी प्रिंसिपल से डायरेक्ट स्टार्ट मत करो। और अगर आपको स्टार्ट भी करना है, इफ़ यू एट ऑल वांट टू स्टार्ट, देन डोंट रीड फुली, जस्ट केम थ्रू द प्रिंसिपल। बट लेट्स से आपको प्रिंसिपल रीड करना भी है अगर किसी क्वेश्चन में, तो बस स्किम थ्रू कर लो डीपली, तभी उस प्रिंसिपल को रीड करो जब आपको लगता है कि हाँ ये सरोगेसी वाला क्वेश्चन टाइप का है, या इसमें प्रिंसिपल को डीपली रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर जब आप स्टार्ट करो ना अपनी प्रेपरेशन, मतलब जब अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप स्टार्ट करो अपनी प्रेपरेशन, तो आप सीक्वेंशली जाओ। सीक्वेंशली मतलब पहले प्रिंसिपल रीड करो, फिर आप फैक्ट रीड करो, फिर क्वेश्चन रीड करो, फिर ऑप्शंस रीड करो। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इतना सब ज्ञान देने के बाद ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अभी आपको आदत डालनी है सही तरह से प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब आपको 20, 30, 40, 50 दिन हो जाए प्रेपरेशन के, तब आप ये ट्रिक्स फॉलो करना। अभी प्रॉपर रीड करके, पूरे सीक्वेंस में रीड करके ही चलो, बाद में फिर आप ये ट्रिक्स फॉलो करना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रीड ऑल दी ऑप्शंस। तो देखो, लीगल सेक्शन में सिली मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि लेट्स से ए रीड करा ऑप्शन, बी रीड करा ऑप्शन, सी सही लगा तो फिर डी को रीड करते ही नहीं और डायरेक्ट सी को मार्क करके आ जाते हैं। बट हो सकता है कि डी सी से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो लॉ में ये होता है कि लॉ में ऑल 4 ऑप्शंस में बी राइट, चूज द मोस्ट राइट वन। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
तो सरोगेसी वाला आप समझ गए थे राइट, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, कंडीशंस वगैरह। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते सरोगेसी वाला। रानी एंड शिवा वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी। रानी और शिवा नाम के एक कपल है जो सरोगेसी में जाना चाहते हैं। तो आपको कंडीशंस तो पता ही थी सारी। अब देखते इसमें क्या वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि सरोगेसी के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो पहली चीज़ बात आया रखी है यहाँ पे कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 6 ईयर्स। तो 5 साल की कंडीशन थी हमारी, तो एक कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड है रानी की एज है 51, शिवा की एज है 53। आप अगर कंडीशंस जाके रीड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि वाइफ की एज 50 से कम होनी चाहिए, मतलब 50 तक होनी चाहिए। यहाँ पे रानी की एज क्या, मतलब वाइफ की एज क्या है 51, और शिवा की एज क्या है 53। शिवा की एज तो सही है 55 के अंदर होनी चाहिए, वो सही है, बट रानी की 51 है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे, एक कंडीशन दे आर फुलफिलिंग, वन नॉट। नेक्स्ट चीज़ क्या बोलेगी, बोथ रानी एंड शिवा हैव बिल्ट सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर, दे आर नाउ वर्किंग टुगेदर ऑन ए जॉइंट इनिशिएटिव। Due to the demanding nature of their work, they had not thought about children previously. However, they are now keen to have a child via surrogacy. अब ये बोला जा रहा है कि यार बच्चे इसलिए उन्होंने नहीं करे बिकॉज वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए थे, बिजनेस करने में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। बट अब सरोगेसी के थ्रू वो बच्चा करना चाहते हैं। तो आपने नोटिस करा था पहले एक और कंडीशन भी आई थी, क्या कि कपल इनफर्टाइल होना चाहिए। कपल इनफर्टाइल है, कपल इनफर्टाइल नहीं है तो सरोगेसी अलाउड नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे एक और कंडीशन भी वो फुलफिल नहीं कर रहे कि वो इनफर्टाइल नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि फर्टाइल इनफर्टाइल के बारे में। देखो अगर नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इनफर्टाइल नहीं थे। अगर यहाँ पे दिया गया होता कि वो इनफर्टाइल है तो बात अलग होती, बट यहाँ पे नहीं दिया गया कि वो इनफर्टाइल है या नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इनफर्टाइल नहीं है। वो अपना खुद का बच्चा भी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ एज वो सरोगेसी में जाना चाह रहे हैं। तो फिर एक और कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहे। तो मतलब वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। क्या, रानी की एज 51 से ज़्यादा है और कपल भी इनफर्टाइल नहीं है, मतलब 2 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। तो अब आप अगर ऑप्शंस रीड करोगे, पहला ऑप्शन क्या कहता है, यस दे आर एलिजिबल फॉर सरोगेसी बिकॉज दे हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। रॉन्ग आंसर है। यस बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड। नो, आउट ऑफ द स्कोप क्वेश्चन है। नो बिकॉज दे डू नॉट फॉल विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटेंडिंग पेरेंट्स। तो देखो ये ऑप्शन भी अच्छा है, हम इसको आगे के लिए रखते हैं। डी, नो बिकॉज दे आर नॉट एन इनफर्टाइल कपल। डी भी अच्छा है। अब लेट्स से ये डी ऑप्शन अगर सी की जगह होता तो आप हो सकता है इसको मार्क करके आ जाते, बिकॉज एक कंडीशन तो ये थी कि वो इनफर्टाइल नहीं है, तो आपको ये मिल जाता है यहाँ पे कि हाँ वो इनफर्टाइल नहीं है, आपको मैच हो जाता है यहाँ से, तो आप हो सकता है ये मार्क करके आ जाते। बट ये ऑप्शन क्या राइट है, क्या राइट है, बट इससे ज़्यादा राइट सी वाला ऑप्शन है। तो अगर लेट्स से सी डी की जगह होता, डी सी की जगह होता, तो हो सकता है कि ये वाला रीड करते ही आप इसको मार्क करके आ जाते, बट फिर आप बेस्ट ऑप्शन मिस कर जाते जो था ये वाला, जिसमें बोला गया कि दे डू नॉट फॉल विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंटेंडिंग पेरेंट्स। इसलिए वो एलिजिबल नहीं होगी, बिकॉज केवल इनफर्टाइल कपल है, इसके कारण वो सरोगेसी के लिए इनएलिजिबल नहीं है, बल्कि इनफर्टाइल भी कपल है, साथ साथ में रानी की एज भी ज़्यादा है। तो 2 कंडीशंस के कारण वो इंटेंडिंग पेरेंट्स के क्राइटेरिया में नहीं आ सकते, वो सरोगेसी के लिए नहीं एलिजिबल हो सकते। ओके, सो इसलिए हमेशा सारे ऑप्शंस रीड करो, चाहे आप कितना ही श्योर हो फिर भी सारे ऑप्शंस रीड करो, बिकॉज हो सकता है आपको बेस्ट आंसर 4th ऑप्शन 3rd ऑप्शन में मिल जाए और वो आप मिस कर जाओगे अगर आप फर्स्ट या सेकंड में जो आपको ऑप्शन दिखता है वही मार्क करके आ जाओगे तो। ओके, तो चलो अब एक और क्वेश्चन आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, इसको अच्छी तरह से रीड करना और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें भी यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको सारे ऑप्शन रीड करने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें डी या सी में राइट आंसर हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, पॉज करो यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से समझो और फिर ये सॉल्व करो, और इसमें आपको सारी जो भी लर्निंग्स अभी तक आपने ली थी वो अप्लाई करनी है। क्या कि डिटर्मिनेंट्स वाली लर्निंग आपको अप्लाई करनी है, कि उन पार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल पे बहुत फोकस करना है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सेकंड, आपको फोकस करना है सारे ऑप्शंस रीड करने के ऊपर। तो ये सारी लर्निंग्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर अपनानी है और सॉल्व करो इसको। अब आपको करना है पॉज। तो प्रिंसिपल आपने रीड कर लिया, अब ये थी आपकी मेड कंडीशंस आई बिलीव। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से रीड करो और सॉल्व करो। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के। सो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लीगल सेक्शन वाला इंट्रो वीडियो। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आई होप आपने नोट्स मेक करे हैं
जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कहा है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से इनग्रेन करना है। 1-2 महीना लगेगा आपको इस सब चीज़ों को पूरा ब्रेन में इनग्रेन करने के लिए, बट आपने एक बार कर लिया तो आप टॉपर बनोगे लीगल सेक्शन में, तो डेफिनेटली। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ ये सब था लीगल रीजनिंग के बारे में जो रिक्वायर्ड है आपको क्लैट के लिए। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगा और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरे खुद के कोर्सेज है क्लैट 2027 एंड 2028 के ऊपर। ये मेरे कोर्सेज में प्रोवाइड करा जाता है। दोनों अलग कोर्स है, क्लैट 2027 के लिए भी अलग है और 28 के लिए भी अलग है, पर दोनों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो के एंड में जाऊँगा। अभी आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट learn.visolegal.com जो आपके सामने आ रही है, उसमें केवल क्लैट कोर्स नहीं, उसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज जैसे जीके वीकली पीडीएफ प्लस स्टैटिक जीके क्विजेस के ऊपर कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है, स्टैटिक जीके क्विजेस प्रोवाइड करी जाती है और स्पेशल पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाती है। वीकली पीडीएफ का मतलब ये है कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 52 पीडीएफ्स प्रोवाइड करी जाएगी हर एक वीक की, जिससे आप क्लैट का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो एंड साथ साथ में करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हो। बाद में मैं और आपको डिटेल्स दे दूंगा इसके बारे में। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए भी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि इस कोर्स में आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो क्या होता है, कैसे पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके? सबसे पहले आपको एक पीडीएफ दे दी जाती है जो हमारी टीम बनाती है। उसमें आपको एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाता है और फिर उस टॉपिक के बेसिस पे आपको कुछ क्विजेस सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ये हमारा एक पूरा पीडीएफ है। इसके ऊपर हम पूरा समझाते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू समझाते हैं एंड मच मोर। एक बार आपका पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है तो आप ये क्विजेस दे सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी हो जाए। उसके अलावा हमारा पर्सनल मेंटरशिप के ऊपर कोर्स है। आपको अगर कोई मेंटरशिप चाहिए किसी से तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, केवल मेंटरशिप के लिए भी। देन हमारा डिटेल्ड मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट पैकेज भी है। ये हमारा सबसे हाईलाइट है इस कोर्स का। तो आपको कई सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर एक सेक्शन के ऊपर। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है। अब इस सेक्शनल टेस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्लैट में एक्चुअली आस्क करे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल क्लैट लेवल की एनालिटिकल रीजनिंग हम आपसे पूछते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बिल्कुल क्लैट के लेवल की, और उससे भी हल्का सा ऊपर लेवल चले जाते हैं हम, ताकि आप थोड़े डिफिकल्ट लेवल के लिए भी प्रिपेयर रहो। एक बार आप टेस्ट देते हो उसके बाद आपको इस तरह से डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है पोर्टल के थ्रू। जिस पोर्टल में आप टेस्ट दोगे वहाँ पे आपको पता जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन थे, कितने करेक्ट है, कितनी एक्यूरेसी थी, कितना टाइम लिया आपने, फिर आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लिया है, ये आपको बताया जाएगा एंड मच मोर। तो हमारे सेक्शनल प्लस मॉक टेस्ट पैकेज के अंदर आपको ऐसे सेक्शनल टेस्ट तो मिलेंगे हर एक सेक्शन में, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। 24 नंबर है जो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्लैट 2028 एंड 2027 कोर्स, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। अब तो क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है, बल्कि कई बार आपका रिवीजन भी कराया जाता है। पिछले साल तक हम मैथ्स नहीं पढ़ाते थे, बट इतनी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हमें कि सर प्लीज आप मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, तो अब हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। सो एंड टू एंड कोर्स बन चुका है ये पूरा। रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक फॉर फास्ट सेल्फ स्टडी बाय द स्टूडेंट। तो कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस भी होती है और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब तो अगर आपको लाइव क्लास से पढ़ना है तो आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, बट आपको पहले से रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस है वो देखने हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने एक हाइब्रिड कोर्स बनाया है, बिकॉज मैं पर्सनली जब अपनी क्लैट प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे वही देखता था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन इंक्लूड करा है। एंड मैंने स्पेशली बैठ के 50% से भी ऊपर कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करा है, ताकि आप लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड करो तो भी आप अपना सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर सकते हो। वीकली लाइव क्लासेस फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। वीकली लाइव क्लासेस तो हमारी होती है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट सॉल्व करे जाते हैं एंड मच मोर। 1-on-1 मेंटरशिप। अब ये हमारे कोर्स की सबसे बेस्ट चीज है। जैसे ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। मतलब जिसने क्लैट क्रैक कराया है वही डायरेक्ट आपको मेंटर करेंगे। ये मेंटर आपकी मंथली असिस्टमेंट करते हैं एंड आपके साथ टिल द डे ऑफ क्लैट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथ में केवल एक बार आप उनसे बात कर सकते हो समथिंग, नहीं, आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप जब उनसे कांटेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे कुछ रिव्यूज भी आ रहे हैं हमारे मेंटर्स के, क्योंकि हमने सिस्टम ही इस तरह से सेटअप कर रखा है दैट आवर मेंटर्स वर्क इन द बेस्ट वे। आप बस ये रिव्यू पढ़िए और देख लीजिए कि क्या क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है हमारे कोर्स के अंदर। टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, तो हर एक टॉपिक के ऊपर हमने हाई क्वालिटी टेस्ट तो अपलोड कर ही रखा है। उसके अलावा आपको 75 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड इन टॉपिक टेस्ट को एंड सेक्शनल टेस्ट को हमने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे डिवाइड कर रखा है, ताकि अगर आप एक बिगिनर है आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप अच्छा खासा ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। हम पर्टिकुलर टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज क्लैट में टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एंड ये ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज 100 टेस्ट देने तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, बहुत हाई क्वालिटी होती है और ये एक्चुअल क्लैट
क्रैकर्स बनाते हैं सारे टेस्ट, मतलब जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा है वही आपके लिए सारे टेस्ट बनाते हैं। हम इनको आउटसोर्स नहीं करते, हमारी खुद की टीम ये टेस्ट बनाती है। आप जब एनरोल करेंगे तब आप इनकी क्वालिटी देख पाएंगे। 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स है। हम 100-200 मॉक्स नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज अगर आप 100-200 मॉक्स प्रोवाइड करोगे तो फिर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम 24 हाई क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। समय के साथ ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, बट फिलहाल 24 है। एंड हर एक मॉक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का होता है, सो दैट यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द एग्जाम। मॉक्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक अलग सी टीम है, जिसमें भी एक्चुअल NLU स्टूडेंट्स हैं जो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, स्क्रीन पे मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। 2 पॉइंट से बाकी बचे हुए। फास्ट डाउट सॉल्विंग। तो ऑनलाइन कोर्सेज से इन जनरल स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि हम पर ध्यान ही नहीं दिया जाता या हमारे डाउट से सॉल्व नहीं करे जाते, बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स में स्ट्रिक्ट 12 आवर्स की डाउट सॉल्विंग पॉलिसी है। आपका कुछ भी डाउट होगा विदिन 12 आवर्स सॉल्व करा जाएगा। मैं पर्सनली अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे ध्यान रखता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट मिस ना हो। एंड लास्टली वी हैव अ स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत मायने रखता है। आपको सिंपल चीजें करनी है हर रोज, बट सिंपल चीजें टिल द डे ऑफ क्लैट करनी है। एंड हमने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने कोर्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे कोर्स में कंसिस्टेंसी चैट करके ग्रुप है, जहाँ पे सब स्टूडेंट सुबह सुबह अपने दिन का टाइम टेबल पोस्ट करते हैं। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, इवन मैं भी अपना टाइम टेबल पोस्ट करता हूँ। एंड फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स अपडेट डालते हैं कि कितनी चीजें उन्होंने लिखी थी, उसमें से कितनी चीजें हो पाई है कंप्लीट। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप देखते हैं कि आपके बैचमेट्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मॉक देंगे एलई का, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटसेट्रा, तो फिर अगर आपको आलस आ भी रहा होता है तो भी आपका आलस एकदम से निकल जाता है। बिकॉज जब आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं, देन यू बिकम मोटिवेटेड टू। बीइंग इन ऑनलाइन कोचिंग हमने इस चीज को इंश्योर करा है कि आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में एक एनवायरमेंट का बेनिफिट मिलता है, वो इस ऑनलाइन कोर्स में भी आपको मिल पाए। ये तो केवल एक चीज है, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी चीजें जो हम करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्लैट 2027 एंड 2028 कोर्स। अब हमारी वेबसाइट पे और भी कोर्सेस है जो मैंने अपने स्टोर पे अपलोड करे। फॉर एग्जाम्पल क्लैट 2028 कोर्स है अलग से, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जीके के लिए भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है, जिसमें आपको इस तरह से वीकली जीके पीडीएफ्स तो मिलती है। देखिए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक हमने मार्च 3rd वीक तक की वीकली पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल्ड हम ये पीडीएफ्स बनाते हैं। 30 से 32 पेजेस की हर एक वीक की पीडीएफ बनती है। तो इस जीके कोर्स में हम इस तरह से आपको वीकली जीके अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको डेली नोट्स ना बनाने पड़े। उसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम स्पेशल एडिशंस ऑन करंट जीके भी प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ईरान इजराइल यूएस वॉर के ऊपर बहुत चीजें चल रही है, तो हमने एक पूरा डेडिकेटेड पीडीएफ बनाया है जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्या हो रहा है, क्या करंट चीजें इंपॉर्टेंट है इस इवेंट से एंड मच मोर। जैसे ये बिगिनिंग है इस पीडीएफ का, जहां पे हम एक्सप्लेन करें कि क्यों ये न्यूज में है एंड मच मोर। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके के लिए कोई अलग से बुक ना पढ़ने पड़े, इसके लिए हमने स्टैटिक जीके क्विजेस भी अपलोड करे हैं। लास्ट आप ये भी देख रहे होंगे, इसमें हमने प्रोवाइड करा एक सैंपल ऑफ अवर लाइव क्लास की हम लाइव क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके इस फ्री कोर्स के अंदर साइन अप कर सकते हैं और आप एक लाइव क्लास देख सकते हैं हमारे कोर्स की जो हमने एक्चुअली ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द कोर्स वेरी सून।